बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर का मौजू है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई मुआहदा होता है, तो कैसे कोर्ट में उस मुआहदे को, अदालत में उस मुआहदे को लेकर जाएंगे, किस तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाएंगे अगर एक पार्टी उनमें से परफॉर्म करने से इनकार कर देता। सेक्शन 12 से लेकर ऑलमोस्ट सेक्शन 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करती है। सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो चैप्टर है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है वो इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सबसे जो है वो लेंथी चैप्टर है और सबसे मुश्किल चैप्टर है। लेकिन आज हम इस सेक्शन 12 से लेकर ऑलमोस्ट सेक्शन 15 तक आज हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है और किस पर यह लागू होता है, किसको कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है फॉर परफॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 शुरू करते हैं। अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफीद हो सके। सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 के 4 हिस्से हैं, A, B, C, D। और सेक्शन 12 कहता है कि A है कि एनी एक्ट एग्रीड टू बी डन बिटवीन द पार्टीज होली और पार्टली। A कहता है कि एनी एक्ट एग्रीड टू बी डन बिटवीन द पार्टीज होली और पार्टली। होली और पार्टली का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। किसी को याद है कि सेल क्या होती है? व्हाट इज सेल? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 जो है वो सेल को डिफाइन करता है। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसके मुताबिक सेक्शन 54 के मुताबिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस paid or promised to be paid or partly paid or partly promised to be paid। यानी कि प्रॉपर्टी की एक्सचेंज होगी दो पार्टियों के दरमियान प्राइस पर, कीमत पर, और वो कीमत मुकम्मल अदा कर दी जाए या उसका कुछ हिस्सा अदा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा बाद में अदा करना हो तो वो सेल कहलाएगी, वो सेल हो जाती है। यहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी ऐसा एक्ट दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा होता है और दोनों पार्टियां एग्री होती हैं कि वो कोई किसी एक्ट पर और जो प्राइस है वो चाहे सारी मुकम्मल अदा कर दी जाए या कुछ हिस्सा अदा कर दिया जाए और कुछ हिस्से का प्रॉमिस किया जाए बाद में अदा करने के लिए, ऐसे एक्ट को एग्रीमेंट कहते हैं और वो आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कौन सा एक्ट, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कौन सा ऐसा एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल है? ऐसा एग्रीमेंट जहां पर स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग डैमेज, जहां पर डैमेज को मापने के लिए, डैमेज को जो काज हुआ है डैमेज
उसको मनी में, वो पैसों में वो रिलीफ ना दिया जा सकता हो, उस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट में आप जा सकते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूं, उससे आप लोग समझ जाएंगे। मैंने एक जमीन खरीदी 10 एकड़, और जब मैंने वो खरीदी उस जमीन का रेट था 10 लाख रुपए पर एकड़, और वो 10 एकड़ कितने की बनी? 1 करोड़ रुपए की। और मैंने उसमें से जो है वो 1 करोड़ में से 50 लाख अदा कर दिए मालिक को, और 50 लाख बाद में अदा करके मैंने ओनरशिप ट्रांसफर, खाता अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना था। लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान गवर्नमेंट ने वहां से रोड निकाल दी। उस रोड के निकलने से जो है वो जमीन जो 10 लाख रुपए पर एकड़ थी, उसका रेट चला गया 50 लाख रुपए पर एकड़। अब पहले वो जमीन 10 लाख रुपए पर एकड़ थी, अब उसका रेट हो गया 50 लाख रुपए पर एकड़। यानी पहले जो मैंने 1 करोड़ में खरीदी थी, अब वो जमीन जो है वो 5 करोड़ की हो गई। अब जो ओनर है, मालिक है, वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है जनाब मैंने तो जमीन बेची नहीं, ये ले आपके 50 लाख रुपया, और ये आप 40 लाख और ऊपर ले लें। तो क्या वो 40 लाख जो मुझे वो ज्यादा दे रहा है, वो मेरे डैमेज, जो मुझे डैमेज हो रहा है, वो उसका रिलीफ है? क्या मेरा वो डैमेज मुकम्मल होगा? नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा कि क्योंकि मुझे एडिक्वाट रिलीफ जो है वो पैसों में, मनी में मेरा मुकम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा उस पार्टी को डायरेक्शन दिलवाने के लिए कि वो अपने जो एक्ट टू बी एग्री टू बी डन हुआ है उसको परफॉर्म करे। तो ऐसा एक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी को जो पार्टी परफॉर्म कर रही है, उस पार्टी को, जो अनपरफॉर्म्ड पार्टी है, जो पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, वो पार्टी जो है वो उसको डायरेक्शन दी जा सके ताकि वो अपना एक्ट परफॉर्म करे, जबकि मुझे पैसों में, पैसे जो है वो मेरा एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा। यहाँ एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदने का एग्रीमेंट करता हूँ किसी आदमी के साथ, और मैं उससे 1 लाख शेयर खरीद लेता हूँ। उस वक्त उस 1 लाख शेयर की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मैंने उसको 50 लाख अदा कर दिए और 50 लाख बाद में अदा करने थे। तो कुछ टाइम के बाद वो आदमी आता है, वो कहता है जी मैंने तो अपने शेयर बेचने नहीं है, आप अपने 50 लाख वापस ले लें। तो कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर देती है हर शेयर पर। कितना डिविडेंड देगी ये अभी मालूम नहीं है। तो क्या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे और मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, तो क्या ये मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ होगा? मेरा डैमेज जो है वो, मेरा नुकसान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो 1 करोड़ के जो शेयर मैंने खरीदे हैं वो मुस्तकबिल में जाके 10 करोड़ के बन जाए, 15 करोड़ के बन जाए, 20 करोड़ के बन जाए। ऐसी सूरत में भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा। सेक्शन 12 टोटल यही कहता है कि ए में कहता है एक्ट एग्री टू बी डन होली और पार्टली। कोई एक्ट होली और पार्टली एग्रीड हो जाता है डन करने के लिए, और नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग एक्चुअल डैमेज, और एक्चुअल डैमेज का हिसाब किताब ना लगाया जा सके, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। और जब मनी जो है वो पिक्यूनरी कॉम्पेंसेशन जो है वो कैन नॉट बी गेट, वो मुझे रिलीफ ना मुहैया कर सके, ऐसी सूरत में भी हम वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। सेक्शन 12 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, कब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 13 की तरफ। व्हाट इज सेक्शन 13 ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट?
सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहां पर एक मैं और आपको बात बताऊं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बजाते खुद आपको कोई राइट नहीं देता, कोई भी राइट आपको बजाते खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, बल्कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बजाते खुद किसी भी किस्म का राइट नहीं देता। इसके लिए अगर आप केसला लिखना चाहें तो वो लिख लें। 2018 है MLD 2018 MLD 1817 पेज नंबर। इसके मुताबिक, इस केसला के मुताबिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई राइट परचेजर को नहीं देता सवाए इसके कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस में जा सकता है। इसके अलावा कोई और केस कॉन्ट्रैक्ट पर दाखिल नहीं कर सकता। उसको कोई राइट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओनरशिप का राइट उसको नहीं देता। सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 कहता है कि सेक्शन 13 कहता है कि इफ द एग्रीमेंट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, partially portion of the subject matter is seized and is not liable to be performed। अगर किसी सब्जेक्ट मैटर का जो पोर्शन होगा, कुछ हिस्सा होगा, वो नाकाबिले अमल हो या वो जो है वो नाकाबिले परफॉर्म हो, तो फिर क्या होगा। मिसाल देता हूं, आप मिसाल से अच्छी तरह समझे। एक मैंने घर खरीदा और वो घर मैंने खरीदा 1 करोड़ में, और मैंने 50 लाख रुपए अदा कर दिए, और 50 लाख रुपए मैंने टाइम ले लिया 2 हफ्ते का कि मैं 2 हफ्ते में 50 लाख रुपए बकाया अदा करके इस घर का कब्जा जो है वो ले लूंगा। लेकिन क्या हुआ, उसी 2 हफ्ते में जलजला आया और उस जलजले से वो मकान जो है वो गिर गया। मैं जाता हूं, मैं कहता हूं मालिक से, जनाब मैं तुमने तो ये मकान खरीदना नहीं है, ये तो मकान खत्म हो गया, तबाह हो गया है। तो मकान तो तबाह हो गया मगर उसका प्लाट तो मौजूद है। तो वो जो अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है, यानी जो मकान था वो तबाह हो गया, ये अनपरफॉर्म्ड सब्जेक्ट मैटर का अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है। अब वो मकान तो नहीं है, वहां पर प्लाट है। तो सेक्शन 13 कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है। वो आदमी जिसने मुझे वो मकान बेचा था वो मुझे कोर्ट में ले जा सकता है सेक्शन 13 का हवाला देकर कि भले अनपरफॉर्म पोर्शन जो था सब्जेक्ट मैटर का वो काबिल अमल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए मुझे कोर्ट जो है, कानून जो है वो मजबूर करेगा कि मैं उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करूं और उसे बकाया रकम देकर उस प्लाट का खाता और कब्जा लूं। तो अनपरफॉर्म्ड पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो सीज हो जाएगा, वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। इसके बावजूद मुझे वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद करना पड़ेगा, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। एक और मिसाल आपको देता हूं। मैंने एक कार खरीदी 30 लाख रुपए में, उसको मैंने 5 लाख रुपए अदा कर दिए और कुछ दिन का टाइम ले लिया, बकाया पैसे अदा करके कार का जो है वो पोजीशन ले लूंगा। अब क्या हुआ, उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कार को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो डैमेज हो गई। डैमेज होने से उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई, उसके दरवाजे जो है वो खत्म हो गए, दरवाजे नए डलने से तो वो जेन्युइन नहीं रही, उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। अब मैं चाहता हूं कि जनाब मैंने तो ये कार खरीदनी नहीं है, आप मुझे पैसे वापस करें।
तो सेक्शन 13 के तहत वो ओनर जो है वो मुझे कोर्ट में सू कर सकता है कि मैं वो एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का पाबंद हूँ। सेक्शन 13 यही कहता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर का कुछ पोर्शन जो है वो सीज हो जाए, इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल रहेगा। सेक्शन 13 आप लोग समझ गए, सेक्शन 12 भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं सेक्शन 14, और इसी के साथ जो है वो सेक्शन 14 के साथ साथ सेक्शन 15 भी साथ ही पढ़ेंगे। सेक्शन 14 और सेक्शन 15 एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 14 क्या कहता है और सेक्शन 15 क्या कहता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। सेक्शन 14 कहता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक्ट है, वो परफॉर्म जो करना है वो कम है, यानी मैं आपको ये समझाऊं कि पार्ट अनपरफॉर्म्ड जो है वो समाल है, ऐसा पार्ट जो परफॉर्म नहीं हो सकता है वो समाल है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मैंने एक जमीन खरीदी 100 एकड़, एग्रीमेंट हो गया 100 एकड़ का। अब जब खाते के टाइम खाता देने का वक्त आया तो पता चला कि उस आदमी के नाम पर तो 100 एकड़ है ही नहीं, उसकी तो जमीन है 98 एकड़, 98 एकड़, 100 एकड़ पूरी नहीं है। तो सेक्शन 14 कहता है कि अगर पार्ट अनपरफॉर्म्ड जो है वो समाल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। अब भी दोनों पार्टियों में से जो पार्टी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा दोनों पार्टियों के लिए। कोई भी पार्टी इनकार करेगी तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में सू कर सकती है। यानी 100 एकड़ जमीन खरीदी, मगर जब माप की तो वहां पर 98 एकड़ थी, 100 एकड़ नहीं थी। अब अगर एक पार्टी कहे, जो खरीदने वाला है वो कहे जी मैं तो खरीदता ही नहीं हूं क्योंकि ये जो है ये 2 एकड़ कम है, मगर कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाला है दूसरी पार्टी उसको सू कर सकती है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, मगर वो जो 2 एकड़ कम है कोर्ट उसकी कॉम्पेंसेट मुझे करेगी, कोर्ट उसकी कॉम्पेंसेट मुझे करेगी। अब यहां पर आया कि अगर जमीन 100 एकड़ थी और लेकिन वो कहा 100 एकड़ गया लेकिन वो 98 एकड़ निकली, तो जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो कितना है 2 एकड़ का, वो समाल है। तब दोनों पार्टियां बाउंड हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए। लेकिन अगर सेक्शन 15 कहता है अगर जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो लार्ज हो, यानी 100 एकड़ जमीन थी और मगर वो जो है वो मौजूद थी वहां पर 48 एकड़ या 50 एकड़, तो जो अनपरफॉर्म पार्ट था वो लार्ज था और 100 एकड़ में से 50 एकड़ मौजूद थी, 50 एकड़ थी नहीं। तब जो होगा वो जो परचेज करने वाला है, परचेजर होगा, उसकी मर्जी पर मुनहसर होगा। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, उसको कंपेंसेट किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, लेकिन अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है। यानी अगर अनपरफॉर्म्ड पोर्शन जो है वो समाल होगा, 100 एकड़ में से 98 एकड़ मौजूद होगी, 2 एकड़ मौजूद नहीं होगी, तो दोनों पार्टियां उसको परफॉर्म करने की पाबंद है, दोनों, परचेजर भी और सेलर भी। लेकिन अगर अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो लार्ज होगा तो वो पार्टी जो खरीदने वाली है, जिसको नुकसान हो रहा है, अब उसकी मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेकर चले या कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर सीज कर दे। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताता हूं। मसलन सेक्शन 14 एंड 15, मसलन ए है, ये है इसकी, ये है सेलर बेचने वाला, और ये बी है, ये है परचेजर खरीदने वाला। अब इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी? 100 एकड़ प्रॉपर्टी कितनी खरीदी? बी ने ए से प्रॉपर्टी खरीदी 100 एकड़, मगर वहां पर जो मौजूद थी वो थी 98 एकड़, वहां पर मौजूद थी 98 एकड़।
अब ये दोनों पार्टियां जो है इस सूरत में दोनों पार्टियां बाउंड हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल, दोनों पार्टियों पर बाइंडिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टियों पर। अगर एक पार्टी जो है वो इनकार करे तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में सू कर सकती है। अगर दूसरी पार्टी इनकार करे तो पहली पार्टी उसको कोर्ट में सू कर सकती है। यह है आपका सेक्शन 14। यानी अनपरफॉर्म्ड जो पार्ट है वो 2 एकड़ का है, समान है, तो दोनों पार्टियां इस पर बाउंड होंगी। लेकिन सेक्शन 15 कहता है जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो लार्ज होगा, यानी कि 100 एकड़ प्रॉपर्टी है तो 50 एकड़ वहां पर मौजूद है, 50 एकड़ है ही नहीं। अब क्या है, अब अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो लार्ज है, अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो लार्ज है। तब फिर क्या होगा, तब फिर इसकी मर्जी होगी, तब फिर इसकी मर्जी होगी बी की। वो अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर खत्म कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है। उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा जो जमीन नहीं होगी, दोनों सेक्शंस में, स्मॉल में भी और लार्ज में भी। जो परचेजर है उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तो सेक्शन 14 और सेक्शन 15 एक दूसरे के उल्ट हैं। अगर कोई अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो स्मॉल होगा तो दोनों पार्टियां बाउंड है। अगर अनपरफॉर्म्ड पार्ट लार्ज होगा तो सिर्फ वो पार्टी जो परचेजर है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जा सकती है, चाहे तो वहीं पर खत्म कर सकती है। डियर फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस दाखिल करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात करें। क्या एहतियात करें? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लीडिंग में, सूट में यह लाजमी है कि आप उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था वो तारीख मेंशन करें। जिस जगह पर एग्रीमेंट हुआ था कहां पर मेंशन करें? अपने प्लेंट में लाजमी जिस जगह पर एग्रीमेंट हुआ था वो जगह मेंशन करें। जिस तारीख, मंथ और ईयर को एग्रीमेंट हुआ था वो मेंशन करें। और जो अटेस्टेड विटनेसेस हैं उनके नाम भी अपनी प्लीडिंग में मेंशन करें, वरना आपका केस जो है वो डिसमिस हो सकता है। इसके लिए केसला नोट कर ले। 2005 YLR पेज नंबर 2655। इस केसला में यह कहा गया है कि डेट, मंथ, ईयर और प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल एग्रीमेंट, जिस दिन, महीने और ईयर को सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था और जिस जगह पर एग्जीक्यूट हुआ था, अगर वो अपने प्लेंट में आप मेंशन नहीं करते, लिखते नहीं है, तो इस केस लॉ के मुताबिक आपका केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। एक और चीज का याद रखिएगा, जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस चलाएं, सूट को ट्राई करें, तो वो स्क्राइबर, वो लिखने वाला, जो एग्रीमेंट जिसने लिखा वो, या स्टाम्प वेंडर, अगर एक ही आदमी है, स्टाम्प वेंडर और लिखने वाला एक ही आदमी है तब तो ठीक है। अगर स्टाम्प वेंडर और स्क्राइबर, लिखने वाला अलग अलग है, तो इन दोनों में से आपने एक आदमी को गवाही के लिए लाजमी पेश करना है। अगर नहीं पेश करेंगे तब भी आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। इस पर भी एक केसला लिख ले, 2002
CLC, पेज नंबर है 942, पेज नंबर है 942। यह कहता है कि अस्क्राइबर लिखने वाला या स्टाम्प वेंडर दोनों में से एक को पेश करना लाजमी होता है। और एक चीज का और ख्याल रखिएगा, जब कोई स्टाम्प लिखवाने जाए तो किसी ऐसे आदमी से स्टाम्प लिखवाए जो लाइसेंस होल्डर हो। अब क्या है कि जो स्टाम्प वेंडर होता है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो स्क्राइबर होता है जिसने लिखना है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। दोनों जब आप स्टाम्प लिखवाने जाए तो कंफर्म करें कि वो दोनों स्टाम्प वेंडर और स्क्राइबर लिखने वाला क्या दोनों के पास लाइसेंस है लिखने का या नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल भी उससे एग्रीमेंट आप नहीं लिखवाएं, किसी लाइसेंस होल्डर स्टाम्प वेंडर से एग्रीमेंट लिखवाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, किसी अनलाइसेंस्ड पर्सन से स्टाम्प लिखवाएंगे या स्टाम्प खरीदेंगे, तब भी आपका केस जो है डिसमिस हो जाएगा। इस पर भी एक केस ना लिख ले, 2006 CLC पेज नंबर 571। यहां पर इस केस में क्या था कि जो स्क्राइबर था, स्टाम्प लिखने वाला था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो लाइसेंस होल्डर नहीं था। इस पॉइंट पर भी कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया था। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच।